हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के इकोनॉमिक्स का चौथा सेट्स। इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अकाउंटेंसी का सारा वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। बिजनेस स्टडी का वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ जो बाकी सब इंग्लिश का जो पांचों सेट था उसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यानी लगभग सारे सेट्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने किसी सेट्स का वीडियोज़ को मिस किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के सारे वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी मॉडल पेपर को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी को अच्छे से करते हैं और आपको अलग से आप तैयारी करते हो तो 90% प्लस जो है स्कोर आप लोगों का वो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। इन चारों में से कौन है जो आर्थिक क्रिया है? तो ऑप्शन आंसर होगा इसका डी नंबर। ठीक है, वस्तुओं का जो विनिमय है ये आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से होता है? यानी किस समस्या में जो है अर्थशास्त्र की वहाँ संसाधनों का वितरण का समस्या उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है कैसे उत्पादन करें, ये समस्या जो है ये अर्थव्यवस्था की वितरण संबंधी समस्या है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में बोला गया है साधनों की मितव्ययता से क्या तात्पर्य है? यानी अगर आप साधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो उसका जो है वो क्या तात्पर्य है? तो उसका मतलब होता है कि साधनों का उत्तम उपयोग करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? यानी कौन से ऐसा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं? तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था भी इसी तरीके की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके का है तो आंसर याद रखना है वो भी एक तरीके का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, निजी क्षेत्र भी और सरकारी क्षेत्र भी। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अर्थशास्त्र की दुर्लभ संबंधी विचार किसने दिया था? यानी अर्थशास्त्र की दुर्लभ संबंधी विचारों को किसने बताया था? तो उन्हें बताया था ऑप्शन सी लियोनल रॉबिन्सन ने। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है उपभोक्ता कौन होता है? ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही है जो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है? तो मांग का नियम लागू होने के इनमें से सभी कारण है। पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बिल्कुल सही। आय प्रभाव, बिल्कुल सही। प्रतिस्थापन प्रभाव, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है यदि किसी वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु की उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? अच्छा से इस क्वेश्चन को समझना। ये बोल रहा है कि अगर एक वस्तु का कीमत जो है वो कम हो जाता है तो उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है। यानी अगर किसी वस्तु का कीमत कम हो जाता है तो उपभोक्ता उसको ज़्यादा खरीदता है, यानी उपभोक्ता उसके लिए ज़्यादा व्यय करता है। तो बोला मांग की लोच क्या होगी? अब देखो अगर व्यय ज़्यादा करेगा तो इससे जो उसका मांग की लोच होगा वो भी अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 पे बोला गया है यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समानांतर खींची गई हो तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी? ये मॉडल पेपर 3 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको मैंने आप लोगों को समझाया था और इसको मैंने ग्राफ से समझाया था कि मान लो इस तरीके का एक अक्ष खींचा गया है। यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष के समानांतर ही यहाँ एक और अक्ष जो है खींचा जाता है। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों वाई अक्ष के ये अगर समानांतर है तो जो मांग की या कीमत की जो लोच होगी वो शून्य होगा, यानी कुछ भी लोच नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है क्वेश्चन पे यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q = 10 - P है तो उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपया होने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 10 - P है तो P का मतलब होता है प्राइस। तो 10 - 2 कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा? 8। तो इसका आंसर होगा डी।
ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होता है। तो एक सरल मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर मांग का जो लोच का मान होता है वो बदलते रहता है। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से समझना। बोला गया है माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ताएं हैं, एक उपभोक्ता D1 है और एक उपभोक्ता है आपका D2, तथा एक वस्तु के लिए उनकी मांग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ये उन लोगों का वस्तु है, वस्तु 1 2 3 4 5 6 7 वस्तु है। ठीक है, और ये उनका अलग अलग मांग है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मांग की क्या मात्रा होगी। कीमत 4 बोला, देखो यहाँ पे ये मेरा कीमत 4 है, तो मांग की मात्रा यहाँ पहला वस्तु 6 है और दूसरा वस्तु का कितना है 16, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो इसका आंसर होगा 22। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बोला गया उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था J.R. हिक्स ने। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर इसका बी राइट आंसर है, J.R. हिक्स ने। चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है रसगुल्ले की कीमत कम होने पर गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी। सपोज कर लो कि अगर रसगुल्ला का कीमत है वो कम हो गया है तो लोग रसगुल्ले को ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि जिस वस्तु का कीमत कम होगा लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। अगर रसगुल्ला का कीमत कम हो जाएगा तो लोग रसगुल्ला को ज़्यादा खरीदेंगे, तो इससे गुलाब जामुन का मांग अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम, ऑप्शन बी। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन जो है एक दूसरे का प्रतिस्थापन वस्तु है। ठीक है, या जिसको प्रतियोगी वस्तु बोलते हैं। और नियम ये है कि अगर एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और एक प्रतिस्थापन वस्तु की अगर कीमत घटती है तो दूसरे प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी घट जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होती है। संयुक्त मांग का मतलब होता है पूरक वस्तु। संयुक्त मांग का मतलब क्या होता है जी, पूरक वस्तु। तो यह इन चारों में से देखो, ऑप्शन ए पे बोला है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का प्रतिस्थापन वस्तु है, पूरक वस्तु नहीं। ऑप्शन बी पे बोला चावल और रोटी, ये दोनों भी एक दूसरे का प्रतिस्थापन वस्तु है, पूरक वस्तु नहीं। डी पे बोला कोलगेट और क्लोजअप, ये भी एक दूसरे का प्रतिस्थापन वस्तु है। लेकिन ये जो कार और पेट्रोल है ये एक दूसरे का पूरक वस्तु है, इसे ही संयुक्त वस्तु कही जाती है। तो आंसर होगा इसका सी। 16 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा एक्स अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी। इसको देखो एक ग्राफ थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं मैं। मान लो यहाँ इस तरीके से 0 है, यहाँ एक्स अक्ष है और यहाँ वाई अक्ष। तो बोला है एक्स अक्ष के समानांतर, यानी एक्स अक्ष के समानांतर ये जो रेखा खींची जाती है उसका मांग क्या होता है, उसका मान अनंत होता है, अनंत। तो इसका आंसर होगा ए, अनंत होती है। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसी साधन की कीमत किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है। किस मतलब इन चारों में से किसको जो है वो ब्याज में नापा जा सकता है। तो आंसर याद रखिएगा पूंजी। पूंजी बोले तो कैपिटल का जो मान होता है वो इंटरेस्ट में लगाया जाता है, इसलिए नहीं बोलते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है क्वेश्चन पे दो साधन श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, Q इज इक्वल टू फैक्टोरियल ब्रैकेट में L इंटू K, ऑप्शन ए। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे बोला एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग में शामिल किया जाता है। मतलब एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ किसी भी संयोग में, ठीक है, यानी उत्पादन फलन बोल रहा है ना जी, तो किसी भी संयोग में जो होगा वो इसको मतलब स्वीकार किया जाता है, हर संयोगों को शामिल किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाली दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। तो उसको कहा जाता है समुपदक
वक्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, उदासीनता वक्र क्या होता है? उदासीनता वक्र दो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के आपसी संयोगों को दिखाता है, एक समान वस्तुओं के संयोगों को नहीं दिखाता है। उदासीनता वक्र क्या करता है? दो अलग अलग तरीके के वस्तुओं के अलग संयोगों को दिखाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन में बोला था क्या? एक दो समान वस्तुएं के अलग अलग संयोग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपोधक वक्र। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है दो साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन है। इस आपको मैं थोड़ा जूम करके इस क्वेश्चन को दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो, बोला गया है उत्पादन फलन है Q इजिक्वल टू AL अल्फा K बीटा हो तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन का मान क्या होगा? देखो, अगर 0 इकाई है तो इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। सिंपल सा बात है, अगर इकाई 0 है तो उत्पादन संभावना भी क्या होगा? उसका 0 होगा। तो आंसर ए 0 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 21 का आंसर होगा इसका ए। चलो 22 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पाद अक्ष यानी एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन 22 का आंसर हो जाएगा आपका ये कुल स्थिर लागत। इसका जो आकार होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। आगे बोला गया है 23 नंबर पे कोब डगलस उत्पादन फलन Q इजिक्वल टू AL अल्फा के बीटा के पैमाने में वृद्धिमान के प्रतिफल प्राप्त होगा जब, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब ये जो ए है यानी अल्फा और प्लस बीटा का जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। अल्फा प्लस बीटा 1 से अधिक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ 24 नंबर क्वेश्चन पे बोला एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक लागत, यह लागत और आगतों के बीच संबंध होता है, यानी लागत और आगतों के बीच ये संबंध को जो है वो दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 25 नंबर पे बोला गया है एक उत्पादक दो साधनों श्रम L तथा पूंजी K के विभिन्न 3 संयोगों XL जहाँ 6 है और ये पहला संयोग, ये दूसरा संयोग तथा तीसरा संयोग में से किसी वस्तु में 40 इकाइयों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी पर उसे प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपया और 3 रुपया है, तो उत्पादन के लिए किस संयोग का चयन करेगा? वो उत्पादन के लिए बोल रहा है, इनमें से जो है किस संयोग का चयन करेगा? संयोग X का चयन करेगा, संयोग Y का चयन करेगा या संयोग Z का वो चयन करेगा? तो आपको याद रखना होगा वो एक उत्पादक जो है वो हमेशा उसी संयोगों को मतलब प्राप्त करना चाहेगा जहां उसका जो जितना इनपुट हो उसके बराबर उसका आउटपुट कम से कम हो जाए। तो इन तीनों संयोगों में देखो ये जो Y संयोग है वहां दोनों बराबर है, यानी साधन और पूंजी दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। साधन और पूंजी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर है। तो ऑप्शन बी यानी Y नंबर को वो है जो पसंद करेगा वो। चलो 26 नंबर पे बोला अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपये की लागत का वहन करना पड़ता है चाहे वह उत्पादन ना करे तथा वस्तु की 10 इकाई के उत्पादन के लिए परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपये खर्च करता है, तो बोला गया है औसत कुल लागत का मान क्या होगा? बोला गया है औसत कुल जो लागत है उसका मान आपका क्या होगा? तो देखो औसत कुल लागत का मान जो होगा यहाँ पे 6 होगा। औसत कुल लागत का मान इसका कितना होगा? 6 के बराबर होगा। देखो कैसे होगा, परिवर्तनशील साधन इसका कितना है? 60 रुपये, और वो कितना इकाई का उत्पादन करता है? 10 इकाई का। तो इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6। यही उसका औसत परिवर्तन होगा। औसत परिवर्तन का फॉर्मूला भी यही ना होता है जी, कुल उत्पाद डिवाइडेड बाय प्रति इकाई वस्तु की लागत। तो सेम यही है, अगर वो कुल खर्चा करता है 60 रुपया खुद खर्चा किया है और 60 रुपया को खर्चा करने के लिए उन्होंने 10 इकाई बनाया है, तो प्रति इकाई वस्तु का कीमत कितना होगा? 6। और प्रति इकाई वस्तु का कीमत ही उसका क्या कहलाता है? प्रति इकाई वस्तु का कीमत ही उसका औसत लागत कहलाता है। तो आंसर होगा इसका 6 नंबर यानी बी, ठीक है। चलो आओ 27 नंबर पे बोला एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्म किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फार्म एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती है, यानी समरूप वस्तुओं का। ऑप्शन सी। बोला गया है 28 नंबर पे
28 नंबर पे बोला गया एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत को कौन स्वीकार करता है, तो कीमत को स्वीकार करता है विक्रेता। फार्म जो कीमत का निर्धारण करता है उसी कीमत को जो है वो विक्रेता जो है वो स्वीकार कर लेता है और फार्म द्वारा निर्धारित कीमत को ही अपना कर बाजार का मूल्य वो तय कर देता है। ठीक है, चलो 29 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे एक प्रतियोगी फार्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है। तो कुल आगम, एक प्रतियोगी फार्म के लिए कुल आगम वक्र का जो आकार होता है वो धनात्मक ढाल और एक सरल रेखा वाला होता है। चलो 30 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो देखो वस्तु की पूर्ति होगी, मान लो कि अगर कीमत जो है वो 4% कम हो गया तो मात्रा 5% बढ़ गया, तो ये लोचदार है लेकिन पूरी तरह से ये लोचदार नहीं है। ठीक है, ये किस तरीके का लोचदार है, सापेक्ष लोचदार। किस तरीके का लोचदार है ये, सापेक्ष लोचदार। चलो आओ 31 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम होता है तो फार्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करना है चाहेगा। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर होगा इसका डी, उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता है। उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता है। आप बोलिएगा क्यों नहीं हो सकता है उत्पादन का निर्धारण। तो देखो अगर मान लो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फार्म है वस्तु का जो कीमत है उसको औसत लागत से कम रखता है, यानी कीमत जो है वो लागत से कम है, ऐसे में उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी और पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार तो लाभ के लिए ही कार्य करता है। ऐसे में जो है वो उत्पादन का जो है वो मूल्य का निर्धारण वहाँ वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। चलो 32 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया यदि एक बाजार में यदि फार्म की संख्या बढ़ जाए तो पूर्ति क्या होगी। सिंपल सा बात है, अगर बेचने वालों का संख्या बढ़ जाएगा, फार्म बढ़ जाएगा तो उससे पूर्ति भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलो आओ चलो आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 33 पे बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, बोला गया है बाजार में जो है वो पूर्ति अधिक होती है, तो बोला गया है कि बाजार में पूर्ति अधिक कब होता है। बाजार में पूर्ति अधिक तब होता है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, मतलब बाजार में वस्तु का मांग कम है और उससे अधिक मात्रा में आप पूर्ति कर दोगे तब बाजार में वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 34 नंबर पर बोला गया है दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत क्या होगा। अगर दीर्घकाल में यानी लंबे समय में अगर किसी वस्तु का मांग बढ़ जाता है तो इससे उस वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है सर, अगर किसी भी वस्तु का मांग अगर बढ़ता है तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगा, यानी कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, चलो 35 नंबर बाजार संरचना में प्रतियोगिता बढ़ने से फार्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में, अगर मान लो बाजार पे जो है वो प्रतियोगिता बढ़ जाता है तो इससे जो फार्मों के बीच प्रतियोगिता है उन प्रतियोगिता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या बोला गया, अगर प्रतियोगिता बढ़ेगा फार्मों का, अगर बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगा तो फार्मों के बीच भी प्रतियोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी। चलो 36 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से कम होती है जब, यानी बोला गया है एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से कम होती है जब सीमांत आय ऋणात्मक हो जाता है। ऑप्शन डी, सीमांत आय क्या हो जाता है, ऋणात्मक। सॉरी माफ कीजिएगा इसका नहीं रुको एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा, बोला एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच एक से कम हो जाती है। एक से कम एकाधिकारी का मांग का लोच जो है एक से कम तब होता है, एक से कम मांग का लोच तब होता है ना, सही है। सीमांत आय क्या हो जाता है उनका, ऋणात्मक हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है एक एकाधिकारी बाजार में फार्म की कुल संप्राप्ति अधिकतम होगी जब सीमांत संप्राप्तियों का मान ... होगा, यानी सीमांत प्राप्तियों का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि देखो जी कुल फार्म का जो मांग है वो सीमांत के बराबर होता है, तभी उसको शून्य यानी संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो आओ 38 नंबर पे बोला एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है। एक एकाधिकार बाजार जो है वो निम्न में से किसका निर्धारण वो कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमत तथा मात्रा में से किसी एक का, या तो वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकता है या वस्तु की मात्रा का निर्धारण कर सकता है एकाधिकारी।
ठीक है। चलो 39 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है, बोला गया है एक फार्म की संतुलन की अवस्था में होगा जब, एक फार्म जो है वो संतुलन की अवस्था में कब होगा, तो याद रखना तब होगा जब उसकी कुल संप्राप्तियां और कुल लागत के बीच का अंतर अधिकतम होगा। जब उसका जो लागत है वो लागत से ज़्यादा उसको आगत की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कुल बेच करके वो आगम ज़्यादा करे और उसका लागत कम हो, तो इस कंडीशन पे जो है वो संतुलन की स्थिति पे आएगा, ऑप्शन डी। चलो 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। बोला गया नीचे दिए गए एक फार्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन की कुल आगम बताइए। 5 इकाई, ये वस्तु का इकाई है 1 2 3 4 5, ये 5 इकाई है, ठीक है। यहाँ तक क्या बोला गया है, कुल आगम। तो देखो एक फार्म जो है वो एक वस्तु को बेच के 10 रुपये कमाया, दूसरे वस्तु को बेच के 8, तीसरे वस्तु को बेच के 6, चौथे को 4 और यहाँ पांचवा वस्तु को बेच के 2। तो इन सबको क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। 10 और 8 को जोड़ेंगे 18, 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 24, 24 और 6 को जोड़ेंगे तो 28, 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा 30, ठीक है। चलिए ये सेट 4 का वीडियो था। सेट 4 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिएगा। इसके तुरंत बाद मैं आपको सेट 5 का वीडियो भी जो है वो अपलोड कर दूंगा। बाय, टेक केयर।